हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 1 तारीख से, तो बस उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं आप भी और हम भी। हम आपके प्रिपरेशन करा रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के चलते आज के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इनके आंसर इस तरीके से कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये इजी नोट्स के प्रश्न रहेंगे। आपने इजी नोट्स अपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं आपको इस सेशन के तहत आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी कराऊंगा और आपके इससे रिलेटेड अदर भी क्वेश्चंस अगर आपके बनते हैं तो उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही हो, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, क्योंकि फ़ैन भी चलाना पड़ता है, इतनी गर्मी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सबसे पहले सेशन की। तो हम सबसे पहले सेशन में हम अपना सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आप देख सकते हैं कि बालक का विकास करना, बालक को साक्षर बनाना, बालक को सरकारी नौकरी दिलवाना। अब बताइए, क्या शिक्षा का उद्देश्य कोई नौकरी वगैरह होता है? शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं होता है, तो आप इसको तो आसानी से कट कर सकते हैं। हाँ, बालक का विकास करना होता है और बालक को साक्षर बनाना भी होता है, लेकिन बेसिकली जो आपकी शिक्षा होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आपका मानसिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। सभी तरीके के विकास होना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस के जितने भी डाउट रहेंगे वो भी हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस के आंसर गलत होंगे तो उनको भी सही कर लेंगे और सब कुछ अच्छे से जानेंगे। एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगला है हमारा, बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है किससे? उसके व्यवहार से, उसके कार्य से, उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान से, या फिर उसकी बातचीत से। अब बताइए कि बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब है कि उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से आपको उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आप उसके कार्य से उसका पता कर सकते हैं कि उसका जो सर्वांगीण विकास हुआ है वो हुआ है? नहीं कर सकते। उसकी बातचीत से भी पता नहीं कर सकते। उसके विज्ञान संबंधी ज्ञान, उसके ज्ञान से भी पता नहीं कर सकते, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा होगा, उसका व्यवहार, उसका चाल ढाल, उसकी बोलचाल, उसका सारा कुछ उसका व्यवहार में ही आ जाएगा। तो उसके व्यवहार से आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर कार्यखंड को मापने वाली प्रक्रिया है, या फिर प्रतिदिन के कार्य को प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जो मूल्यांकन होता है वो हम जन्म से लेकर अंतिम समय तक हमारा मूल्यांकन होता रहता है। हमेशा हर एक व्यक्ति हमसे कहता है हर एक उम्र के पड़ाव पर कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप इस तरीके से दिखते हैं, आपको बात इस तरीके से करनी चाहिए, आपको इस तरीके से लोगों के साथ रहना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये हमारे जीवन में चलता रहता है। तो जो मूल्यांकन है वो एक आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि परीक्षा सुधार आवश्यक है। आखिर में परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है? समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण, या फिर विचारधाराओं में बदलाव के कारण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर समाज की बदलती आवश्यकताओं, विचारधाराओं तथा शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। तो आपका जो परीक्षा सुधार है ये आपका आवश्यक है समाज की बदलती आवश्यकताओं, विचारधाराओं तथा शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। क्योंकि आपके परीक्षा में आप सुधार इसीलिए करते हैं कि आपका क्या कोई मैटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, आपके समाज में क्या उन्नति हो पाई है, कितनी उन्नति हो गई है, ये सभी हमारे परीक्षा सुधार के आवश्यक तत्व कहलाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि परीक्षा सुधार की आवश्यकता को जन्म देने वाले मुख्य कारण हैं। तो समाज की बदलती आवश्यकताएं, प्रतिभा विकास के लिए, छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जो परीक्षा में जो सुधार है, परीक्षा सुधार की आवश्यकता है, इसको जन्म क्यों मिल रहा है? तो इसके जन्म देने के जो मुख्य कारण हैं वो है हमारे कि समाज में हमारी आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, प्रतिभा विकास भी हो रहा है
और छात्रों के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन को भी आंका जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए गए। अवसर तथा आत्मपरकता के अतिशय तत्व को समाप्त करना। तो जब बात की जाए किसी के समाप्त करने की तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है। कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें थे कि हमारे क्या क्या सुधार किए गए हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अवसर व आत्मपरकता के अतिशय तत्व को समाप्त करना। अतिशय तत्व को समाप्त करना मतलब अवसर को समाप्त करना? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना नहीं। ठीक है। अगला है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें जो परीक्षा में सुधार किए गए वो इन सभी पर ही सुधार किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने बताया कि बच्चों को अवसर भी देने चाहिए और उन्हें कंठस्थ करके हमें हर चीज़ तैयार नहीं करानी है। ठीक है। और उनके समय समय पर मूल्यांकन भी जरूरी है। ठीक है। चलिए हमारा अगला था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया गया। परीक्षा संचालन में सुधार, शिक्षक छात्रों तथा अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को कारगर उपयोग बनाना, या फिर शैक्षिक सामग्री तथा प्रक्रिया विधि में सहभागी परिवर्तनों को लागू करना। अगर बात की जाए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई, जिसे हम राजीव गांधी की भी शिक्षा नीति कहते हैं, में परीक्षा सुधार हेतु जो जोर दिया गया था वो इन सभी बातों पर जोर दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। ठीक है। हमारा अगला आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए किस वर्ष कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में आई और इसी के तहत आपकी एक संशोधित शिक्षा नीति आई। संशोधित शिक्षा नीति में क्या था कि कुछ काम भी आपके किए गए। तो वो जो काम किए गए थे उसी के लिए कार्यान्वित के लिए किस वर्ष कार्यान्वित कार्यक्रम को तैयार किया गया, तो वो आपका तैयार किया गया था 1992 में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। ठीक है। हमारा अगला है कि परीक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने वाली अंतर संस्थानिक समिति में किन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, या फिर आपके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को, या उपरोक्त सभी को। तो इन सभी में आपका जो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है जिसे हम करिकुलम, ठीक है, फ्रेमवर्क कहते हैं, इसके बारे में हमारा जो एनसीएफ आया, एनसीएफ 2005 में जो हमारा आया, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जो तैयार करने वाली जो अंतर्गत जितनी भी समितियां थी, तो ये सारी की सारी समितियां हमारी यहाँ शामिल की गई। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हमारा अगला है राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदु क्या थे। तो मुख्य बिंदु क्या थे? प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्च शिक्षा स्तर पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में जो बात की गई वो इन सभी शिक्षाओं से रिलेटेड थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 1992 की परीक्षा सुधार कार्य योजना जो थी उसके मुख्य अंश क्या थे। तो प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, या फिर सभी स्तरों के लिए एक समान कार्य नीतियां। तो आप एक बात बताइए, क्या आप सभी के लिए एक समान कार्यनीति पर काम कर पाएंगे? तो ये बिल्कुल से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर, क्योंकि इन सभी पर काम किया गया था, प्रारंभिक पर भी, माध्यमिक पर भी, और सभी स्तरों पर एक समान नीति में काम करना। ठीक है। चलिए हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत आती है। तो लिखित परीक्षाओं में जो सुधार के अंतर्गत आती है वो प्रश्नों तथा उनकी रचना में सुधार, या फिर प्रश्न पत्रों में सुधार, या फिर अंकन विधि में सुधार, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपको एक ट्रिक और बता दें कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस अगर उपरोक्त सभी से आए तो उनका लगभग में 95% क्वेश्चंस का आंसर उपरोक्त सभी ही सही होता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला आ गया कि मौखिक परीक्षाओं में सुधार हेतु किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।
मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा मापी जा सकने वाली योग्यताओं तथा विषय वस्तु की पहचान करना, या फिर उक्त योग्यताओं के मापन हेतु मौखिक परीक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, या फिर मौखिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। तो हमारा ये सभी बातें आवश्यक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि सतत मूल्यांकन, जो आपका सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो शिक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन करे, ये बात भी सही है आपकी। मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में ना होकर संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों में लगातार होता रहे। तो आपका इनका कहने का मतलब है कि मूल्यांकन जो है वो समय समय पर होता रहे। तो ये भी बात बिल्कुल सी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला है सतत मूल्यांकन के विभिन्न अंग हैं। सतत मूल्यांकन आप समझ सकते हैं, व्यापक मूल्यांकन होता है सभी का। ठीक है, सतत मूल्यांकन जो समय समय पर होता रहे। ठीक है, सतत मूल्यांकन आप देख सकते हैं कि सतत मूल्यांकन में क्लास तथा क्विज टेस्ट होना चाहिए, होम असाइनमेंट होने चाहिए, उपस्थिति तथा हस्ताक्षर होने चाहिए। तो हमारा उस उपस्थिति तथा साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू होना चाहिए। तो हमारा ये है उपरोक्त सभी, ये सभी आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला है सेमेस्टर प्रणाली का प्रयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया है? अगर बात की जाए कि सेमेस्टर प्रणाली जो है वो आपकी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, तो इन सभी में सफलतापूर्वक किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हमने अपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया जो हमारा था एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। इसी तरीके के अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आता है और आपके अगर डाउट्स क्लियर होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके पूरे के पूरे पेपर्स को मैं यहीं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा एक तरीके से। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप हमें लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको इसकी ज़रूरत है। अदरवाइज ये सेशन आपका बंद कर देंगे, सिर्फ आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं को लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी तो इसको भी कराते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।